नमस्कार, आप सभी को बाल शिक्षा एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम अमन कुमार और आज हम लोग इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण विषय, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों घटित हुआ, इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है और आधुनिक भारतीय इतिहास में इस घटना की क्या स्वरूप थी और इस घटना ने भारत की स्वतंत्रता के समय राजनीति को कैसे परिवर्तित किया, इसको भी समझने की चेष्टा करेंगे। तो आज हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड जो भारत की धरती पर भारतीयों के नरसंहार को दर्शाता है, आज इस घटना के बारे में हम लोग समझेंगे और जानेंगे। यह घटना 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में यह घटना घटित हुआ। इस घटना के पीछे क्या कारण थे, इसकी क्या पृष्ठभूमि थी, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे सबसे बड़ा जो कारण था वो था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट भारत में क्यों पारित किया गया, इसके पीछे क्या कारण है, उसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे और जानेंगे। रॉलेट एक्ट को दमनकारी कानून भी कहा जाता है, दमनकारी नीति भी कहा जाता है। ये रॉलेट एक्ट भारत में क्यों लाया गया, इसके पीछे वास्तविकता या इसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है, इसको भी जानने की समझने का प्रयास करेंगे। देखो, यह उस समय की घटना है जब भारत में जो ब्रिटिश हुकूमत थी वो भी प्रथम विश्व युद्ध में क्या थी, समाहित थी। यह घटना 1944 से लेकर 1980 तक के जो प्रथम विश्व युद्ध का जो चरण था, जो पहला चरण था 1914 से लेकर 1918 के समय ब्रिटिश सरकार क्या थी, प्रथम विश्व युद्ध में पूर्ण रूप से व्यस्त थी। उसकी स्थिति और खराब होती जा रही थी प्रथम विश्व युद्ध में। और दूसरी तरफ जहां भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां भी तीव्र गति से बढ़ती जा रही थी, ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीयों की क्रांतिकारी गतिविधियों को नष्ट करने की बहुत चेष्टा किया। वो भारतीयों पर बहुत ज़्यादा चढ़ाई किए, लेकिन कहते ना कि भारतीयों ने उतना, जितने भारतीयों पर चढ़ाई किया गया, भारतीयों की क्रांतिकारी गतिविधियां उतनी ही तीव्र गति से बढ़ती चली गई। जितना भारतीयों को दबाया गया, भारतीय उतना ही स्प्रिंग की तरह उनकी और मनोदशा, राष्ट्रीयता, देश प्रेम और क्रांतिकारी गतिविधियां और तीव्र गति से क्या होने लगी, विकसित होने लगी। अब ऐसी स्थिति में सरकार डर चुकी थी। सरकार डर चुकी थी कि कहीं ना कहीं एक तरफ हम प्रथम विश्व युद्ध में बझे हुए हैं, एक तरफ हम कहीं ना कहीं प्रथम विश्व युद्ध में पूर्ण रूप से हार की स्थिति या जीत की संभावना में वो बीच में जो डगमगा रहा है, वैसी स्थिति में भारत में भी यदि क्रांतिकारी हुकूमत बढ़ जाए तो हमें लेने के देने ना पड़ जाए। ऐसी स्थिति में 1915 ईस्वी में वो आपातकालीन अध्यादेश जारी करता है। आपातकालीन अध्यादेश होता क्या है कि आपातकालीन स्थिति में, क्योंकि वह 1914 में प्रथम विश्व युद्ध में समाहित था और भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ती जा रही थी, वैसी स्थिति में वह एक आपातकालीन अध्यादेश जारी करता है और अपनी सुरक्षात्मक रूप में, अपनी सुरक्षा के लिए वो भारत में एक कानून लाता है जिसे हम लोग डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं। उस कानून को हम लोग क्या करते हैं, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को जो क्रांतिकारी मनोभाव से क्रांतिकारी गतिविधियां फैला रहे हैं, उस पर रोक लगाया जा सके और ताकि भारत के साथ साथ वह अपने प्रथम विश्व युद्ध को भी पूर्ण रूप से क्या करे, उसमें भी मन लगाकर या उसमें भी कह सकते हैं कि उसमें भी भागीदारी संपूर्णता से दे सके। ऐसी स्थिति में वह भारत में क्या लाता है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 लाता है। इसका मेन उद्देश्य क्या था, इसका मेन उद्देश्य था कि भारत की बढ़ती क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। अब देखो, कहते हैं ना कि उसने भारतीयों पर बहुत चढ़ाई किया, भारतीयों के ऊपर बहुत शोषण किया, बहुत अत्याचार किया। वैसी स्थिति में भारतीयों को दबाने की भी चेष्टा की गई, लेकिन जितना भारतीयों को दबाया गया, भारतीय उसके अंदर क्रांतिकारी मनोभाव उतना ही तीव्र गति से फैलता गया। अब ऐसी स्थिति में सरकार क्या की कि भारतीयों की बढ़ती
क्रांतिकारी गतिविधियों को, राष्ट्र प्रेम की गतिविधियों को, देश प्रेम की गतिविधियों को रोकने के लिए वो क्या लाती है, तो एक एक्ट लाती है जिसको हम लोग डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं। ये एक आपातकालीन अध्यादेश था, मतलब आपातकालीन स्थिति में तैयार किया गया था, संकट के समय में तैयार किया गया था। किस रूप में? सुरक्षा के रूप में। ये वास्तविक कहते ना कि अधिक दिनों तक चलने वाला नहीं था, ये कम समय तक, इसका ज़्यादा विस्तार नहीं था, मतलब कह सकते कि इसका एक्सपायरी डेट बहुत कम था, मतलब कम समय के लिए था, ठीक है। अधिक समय के लिए डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट नहीं बनाया गया था। इसको बस चाहिए क्या था, कुछ समय के लिए मैं लगाम लगाने के लिए, उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए एक कानून बना दूं, और वही उन्होंने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 क्या किया, पारित किया। अब क्या हुआ कि समय बढ़ती जा रही थी, 1914 से 1915 से 16 हो गया, 17 हो गया, तब वो सोचे कि अब भारत में एक और ऐसी कानून स्थिति लानी पड़ेगी जो कहीं ना कहीं भारतीय गतिविधियों को, क्रांतिकारी गतिविधियों को रोक सके। अब इसके लिए वो पूरा काम करने लगा। तो उस समय भारत के जो वायसराय थे जिनका नाम था चेम्सफोर्ड, आप लोग पढ़े होंगे 1919 के अधिनियम। इसके पिछले क्लास में मैंने इस पर विशेष रूप से चर्चा किया था, जब मैंने भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम 1919 मैंने पढ़ाया था। उसमें एक चीज मैंने यह बताया कि उस समय 1919 के समय कौन थे, भारत के वायसराय जो थे वो चेम्सफोर्ड थे, और भारत सचिव कौन थे, मांटेग्यू थे, और इसलिए उस अधिनियम का नाम भी क्या पड़ा था, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो इस समय के जो वायसराय थे 1919 के समय, कह सकते हैं कि 1909 से लेकर 1919 के अधिनियम तक का जो सफर था, उस समय के जो वायसराय थे जिनका नाम क्या था, चेम्सफोर्ड था। अब चेम्सफोर्ड के देखरेख में सर सिडनी की अध्यक्षता में, किनकी अध्यक्षता में, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कानून लाया गया, एक कमीशन तैयार किया गया, जिसे हम लोग रॉलेट कमीशन के नाम से जानते हैं। और यही रॉलेट कमीशन 1918 ईस्वी में अपना क्या करता है, अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, और वही रिपोर्ट क्या बन जाता है, 1919 में एक्ट बन जाता है, जिसे हम लोग रॉलेट एक्ट कहते हैं। लेकिन आपके सामने एक बड़ा प्रश्न ये भी बनता है कि सर जी ये बताइए कि ये कैसा कानून था। रॉलेट एक्ट तो आप बता दिए कि इसका जन्म कैसे हुआ। इसका जन्म हुआ था जब क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत ज़्यादा तीव्र गति से फैलती जा रही थी, उस पर रोक लगाने के लिए, उसको दबाने के लिए ही सरकार क्या लाई, तो सरकार क्या करती है, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट लाती है, इसी को रूपांतरित कर देती है, अधिक समय के लिए सोचती है कि अधिक समय तक ये कहीं ना कहीं हमको सुरक्षा प्रदान करेगा, किसी ब्रिटिश सरकार को सुरक्षा प्रदान करेगा, कहीं ना कहीं ये क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने का काम करेगा। इसके लिए सरकार क्या लाती है, तो सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक एक्ट आता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रॉलेट एक्ट कहते हैं। अब रॉलेट एक्ट पास हो गया, बन गया, लेकिन आपके सामने एक प्रश्न है कि सर जी यह बताइए कि ये रॉलेट एक्ट होता क्या है, ये रॉलेट एक्ट है क्या। देखो बाबू, ये रॉलेट एक्ट एक प्रकार का निवारक निरोध कानून है। ये कैसा कानून है, निवारक निरोध कानून। निवारक निरोध कानून की ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह होती है कि इस कानून में किसी भी व्यक्ति को, जैसे आप देखते होंगे ना कि आप किसी को जब तक नहीं मारोगे तब तक आपको सजा तो नहीं होगी। आप किसी को मारते हो, जान से मार दिया, तब आपको सजा होगी, है ना, सबूत मिल गया, सब कुछ मिल गया, हाँ आपने मारा है, पूरा प्रूफ हो गया, प्रूफ के साथ, तब आपको क्या मिलती है, सजा मिलती है। बिना कोई कांड किए आपको कोई सजा नहीं मिलती है। जब तक आप किसी को बंदूक से ना मार दो, या किसी को गोली से ना मार, चाकू से ना मार दो, किसी भी हथियार से जब तक आप लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं तब तक आपको गिरफ्तार नहीं किया। तो एक प्रकार का ऐसा नियम होता था, है ना। ऐसे ही नियम आज चलते हैं कि भाई आप क्या करो, जब तक किसी को नहीं मारोगे तब तक पुलिस आपको पकड़कर नहीं ले जा सकती, ठीक है। लेकिन ये जो निवारक निरोध कानून था, इस कानून में संदेह के आधार पर, संदेह, सिर्फ क्या संदेह है कि हाँ वो व्यक्ति कत्ल किया है, बस सिर्फ संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना जो सिर्फ क्रांतिकारी गतिविधियों से समाहित है, वो उनके मन में बस खाली ये संदेह रूप, मतलब वो व्यक्ति घटना में उपस्थित है या नहीं है, इसकी कोई गुंजाइश, मतलब इसकी कोई खबर नहीं कि वो व्यक्ति ने सच में कुछ घटना में भाग लिया है या मारा है, पीटा है, कुछ भी किया नहीं किया, इसकी कोई परख नहीं, बस संदेह रूप में कि हाँ वो व्यक्ति इस घटना से जुड़ा होगा, वो व्यक्ति उस घटना से समाहित होगा। यह सिर्फ संदेह रूप से यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया जाता था, ऐसी कानून थी रॉलेट एक्ट।
जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह रूप से, मतलब कह सकते हैं कि वो व्यक्ति वो कुछ कांड किया भी ना हो और उसको संदेह के रूप में क्या कर लिया जाता था, गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता था। इस कानून, ऐसे कानून थी जो रॉलेट एक्ट था। समझ में आया कि रॉलेट एक्ट क्या था? तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा निवारक निरोध कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को सिर्फ संदेह के आधार पर, किसके आधार पर? सिर्फ संदेह के आधार पर उसे गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता था। ठीक है, और साथ ही साथ बंद तो कर ही दिया, लेकिन दूसरी बात क्या है कि अब बंद करने के बाद ना तो वह व्यक्ति अपने के लिए वकील रख सकता है, ना तो वो दलीलें पेश कर सकता है, और ना ही वो किसी न्यायालय में जाकर अपील कर सकता है कि जज साहब हम तो निर्दोष हैं, हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया गया है। ये तीनों चीज़ नहीं कर सकता। ठीक है, अब जैसे मान लो कि तुम जा रहा है अपना गर्लफ्रेंड को लेकर स्कूटी पर बैठा कर, है ना, अब पकड़ लिया पुलिस। अब जब पकड़ लिया पुलिस तो तुम वहाँ पर हेलमेट में कुछ नहीं पहना है ना, जरूरी ना बाबू, हेलमेट बहुत ज़रूरी है कि नहीं? अब तुम हेलमेट ना तो लिया है ना तो पहना है, दोनों काम नहीं किया है, पुलिस पकड़ लिया, तब ना वहाँ पर बोलेगा भाई, तब तुम वहाँ पर अपना दलीलें पेश करेगा। कहा बोले पुलिस भैया जल्दी जल्दी में निकल गए, है ना, पुलिस मामा है ना, कि जल्दी जल्दी में निकल गए, इसके पापा आ रहे थे, हम लोग जल्दी जल्दी में निकल गए, इसलिए हेलमेट घर पर छोड़ दिए। तो वहाँ पर दलीलें नहीं सुनी जाएगी कि हाँ आपकी क्या बात थी, कोई बात नहीं सुना जाएगा, और ना ही आप वकील रख सकते हो, और ना आप वकील रख सकते हो, ना ही आप दलीलें पेश करते हो, और ना ही किसी न्यायालय में जाकर आप क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। कुछ भी होता है तो जाकर अपील किया था ना, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में जाकर क्या कर सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं। तो इस कानून के तहत यदि आपको गिरफ्तार कर लिया गया तो बस अब गिरफ्तार तो गिरफ्तार, जेल में बंद रहिए। अब कोई भी पुलिस, कोई भी वकील और दलील अपील की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये कानून को मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के जो पिताजी हैं मोतीलाल नेहरू, इन्हें काला कानून भी कहा। गांधी जी भी इसे क्या कहते हैं, एक प्रकार का काला कानून कहते हैं। वो कहते हैं कि एक ऐसा काला कानून है जिसमें ना तो वकील, ना तो दलील और ना ही अपील सुनी जाती है। ऐसा एक प्रकार का क्या था, एक प्रकार का काला कानून था। तो ये काला कानून ने कहीं ना कहीं भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना चाह रहा था, दबाना चाह रहा था। देखो अंग्रेजों ने बहुत प्रयास किया, अंग्रेजों ने बहुत प्रयास किया कि भारतीयों की क्रांतिकारी गतिविधियों को रोका जा सके, लेकिन हर जगह पर असफल रहा, कहीं भी पूर्ण रूप से सफल नहीं रहा। जितना प्रयास किया कि क्रांतिकारी गतिविधियों को रोक सके, राष्ट्रवाद को रोक सके, राष्ट्र प्रेम को रोक सके, हर जगह वो असफल ही रहा। यहां भी उसने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने की चेष्टा की, राष्ट्र प्रेम को रोकने की चेष्टा की, देशभक्ति लोगों के हृदय में जाए उसको रोकने की चेष्टा की, लेकिन जितना रोकने की प्रयास किया उतना ही हमारे हृदय में राष्ट्र प्रेम की भावना, लोगों के हृदय में राष्ट्र प्रेम की भावना और बढ़ती चली गई। तो गांधी जी ने इसका बहुत कड़े से क्या किया, विरोध किया। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह शुरू कर दिया। रॉलेट एक्ट के विरोध में उन्होंने क्या किया, सत्याग्रह शुरू किया, जिसे हम लोग रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। और ऐसी घटना के बाद वो गांधी जी पूरे भारत में अखिल भारतीय स्तर पर क्या शुरू किए, रॉलेट सत्याग्रह शुरू किए। ठीक, फिर गांधी जी को भी क्या कर लिया गया, 8 अप्रैल को क्या कर लिया, वो गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। अब सोचो ऐसी स्थिति थी, गांधी जी भी गिरफ्तार हो गए, लेकिन ये खबर चारों तरफ फैल चुकी थी। अब ऐसी स्थिति में भारत में पंजाब और दिल्ली ये क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया। पंजाब में जो उस समय के पंजाब के सबसे वरिष्ठ नेता, जो सबसे 2 वरिष्ठ नेता थे, जिनका एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा का नाम था डॉक्टर किचलू, ये दोनों को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। जो पंजाब के बहुत वरिष्ठ नेता थे, महान नेता थे।
वो भी क्या कर रहे थे, इस एक्ट का विरोध कर रहे थे, इस काला कानून का विरोध कर रहे थे। और ऐसी स्थिति में उन लोगों को भी क्या कर लिया गया, गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। कहां पर, पंजाब में। जो पंजाब के सबसे बड़े नेता थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू, जिससे पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियां और बढ़ने लगी। पंजाब में भी यही नियम था, रॉलेट एक्ट, जिसमें संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को क्या कर लिया जाता था, गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाता था। और ना ही वह व्यक्ति वकील रख सकता था, ना ही अपनी दलीलें पेश कर सकता था, और ना ही वो कहीं अपील कर सकता था। इस काला कानून का भारत में सबको ही क्या किया, विरोध किया, जमकर विरोध किया। वैसे समय में पंजाब के भी 2 वरिष्ठ नेताओं ने इस काला कानून का क्या किया, जमकर विरोध किया। और जब जमकर उन्होंने विरोध किया इसका, तो उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। वो 2 व्यक्ति जो थे पंजाब के जो नेता थे, डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर किचलू। पंजाब के 2 वरिष्ठ नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया, जिससे इनके जो समर्थक थे, इनके जो फॉलोवर थे, वो पूर्ण रूप से जोर शोर से प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। अब ऐसी स्थिति में यह घटना अब आती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब ये 13 अप्रैल की बात है, 13 अप्रैल 1919 में पंजाब के अमृतसर में एक जलियांवाला बाग है, जिसमें 4 छोटे छोटे दरवाजे हैं जो बाहर निकलने के लिए थे, और एक बड़ा दरवाजा जो मुख्य दरवाजा था, जिससे लोग क्या करते थे, अंदर जाते थे। ये जो समय था अप्रैल का महीना, ये वहाँ की सबसे महत्वपूर्ण पर्व बैसाखी का पर्व मनाया जा रहा था, उत्साह मनाया जा रहा था। जब गेहूं की कटनी होती है ना बैसाख के महीने में, तो उस समय वहाँ पर बैसाखी का पर्व मनाया जा रहा था। कहाँ पर मनाया जा रहा था, इस जलियांवाला बाग में, इस बगीचा में, ये पार्क या कह सकते हैं मैदान में क्या मनाया जा रहा था, तो बड़ा धूमधाम से कह सकते हैं मेला लगा हुआ था, लोग त्यौहार मना रहे थे। अब ऐसी स्थिति में, क्योंकि रॉलेट एक्ट में कह दिया गया था कि कहीं भी कोई व्यक्ति संदेह परक भी, यदि कोई व्यक्ति प्रदर्शन करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसको संदेह परक के आधार पर भी क्या कर लिया जाए, गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया जाएगा। कहीं भी जोर शोर से प्रदर्शन कर रहा है या कुछ भी कर रहा है। अब देखो, जलियांवाला बाग में मेला लगा हुआ था, वहां पर बूढ़े बच्चे औरतें सब कोई थे। उसी बगीचा में, उसी मैदान में कुछ लोग बैठकर शांति रूप से अपने वरिष्ठ नेता, जो उनके वरिष्ठ नेता जो थे डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर किचलू, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था, उनकी रिहाई की बातें कर रहे थे कि सरकार गलत की है, उनको छुड़ाना चाहिए। ये सारी चीज़ें चल रही थी उस जलियांवाला बाग में। तो उस बगीचे में ये लोग बैठकर शांति रूप से, एकदम शांति रूप से प्रदर्शन कर रहे थे। उस बगीचे में, उस पार्क में या उस बाग में बूढ़े बच्चे औरतें भी थे, सब कोई थे, मेला लगा हुआ था। उसी समय एक भारत का गद्दार, कहते ना बाबू कि भारत को गुलाम करने के पीछे भी भारतीय गद्दारों की क्या है, भूमिका होती है। आप देखो कि भारत के पतन के पीछे भी भारतीय गद्दार, जो भारत की मिट्टी में रहकर, भारत के अन्न को खाकर भारत के साथ ही गद्दारी करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय गद्दारों के कारण भी हमारा देश 200 सालों तक क्या रहा, गुलाम रहा। तो उस समय भी एक भारत का गद्दार था जिसका नाम था हंसराज। कहते ना बाबू कि
जब आपके घर में ही कोई गद्दार हो तो आपका घर का पतन होना क्या है, सुनिश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। दिल की बात अपने ना जानते बाबू, गैरों से क्या उम्मीद की जाए, है कि नहीं। तो दगा अपने ही देते हैं जिनको दिल में बसा कर रखो। तो हंसराज भारत का गद्दार था, जो बाद में वही सरकारी गवाह भी बनता है। हंसराज यहाँ की खबर क्या करता है, पहुँचा देता है कि देखिए जलियांवाला बाग में क्या हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है। और प्रदर्शन नहीं था, एकदम शांतिपूर्ण अपनी बातों को वहाँ पर वो रख रहे थे, बातचीत कर रहे थे। कोई ज़्यादा कोई ना हथियार था, ना लाठी थी, ना कुछ भी नहीं था। अब उस समय भारत के वायसराय कौन थे, चेम्सफोर्ड। भारत में कहां पर घटना घटी, पंजाब में। और पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे माइकल ओडायर। पंजाब के कौन थे, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। तो बहुत सारी चीजें हम नहीं लिख पाएंगे, तो थोड़ा सा बातों को सुनना और नोट्स बनाने की चेष्टा जरूर करना। तो भारत के जो वायसराय थे उनका नाम था चेम्सफोर्ड, और पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनका नाम था माइकल ओडायर। देखो बाबू, आज जैसे भारत में प्रधानमंत्री होता है ना, ठीक उसी प्रकार उस समय वायसराय क्या था, प्रधानमंत्री के रूप में था। ठीक, जैसे अब आते हैं कि एक छोटा सा राज्य है, तो हर राज्य में क्या होता है, एक मुख्यमंत्री होता है ना, तो वैसे ही वहाँ का कमांडर संभालने का नेतृत्व किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया गया था। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, माइकल ओडायर। पंजाब में कहाँ घटना घटती है, अमृतसर। तो अमृतसर में एक सेनापति थे। अमृतसर में एक सेनापति था। सेनापति जैसे क्या होता है कि भारत में प्रधानमंत्री शासन करते हैं, राज्य में आओगे तो मुख्यमंत्री, और यदि आप जिला और क्षेत्रों में जाओ तो वहां पर आपको डीएम टाइप में मिलेंगे, है ना। हाँ, तो सेनापति जो थे जिनका नाम था आर डायर, उनका क्या नाम था, आर डायर। तो भारत के उस समय वायसराय थे चेम्सफोर्ड, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, माइकल ओडायर, और पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर, और अमृतसर के सेनापति जो थे वो कौन थे, आर डायर। तो चेम्सफोर्ड किसको कमांड देते हैं, माइकल ओडायर को, कि देखो यार तुम्हारे क्षेत्र में तो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तुम वहां पर तुरंत क्या करो, एक्शन लो। बोला ठीक है। वो तो भाई अब तो जाएगा नहीं। वो क्या किया, किसको दिया, सेनापति को, आर डायर को बोला। और आर डायर उस समय के जो था वो गोरखा सेना रेजिमेंट को लेकर कहां पहुंचा, वो कहां पहुंचा है, वो जलियांवाला बाग के पास। और पहुंचने के बाद वो भारतीयों को समय भी नहीं देता, 3 मिनट की समय देता है कि जिसको निकलना है निकल जाओ। और ना तो भारतीयों से पूछता है किसी तरह का बात, और ना ही किसी प्रकार की कोई वार्तालाप होती है। और उस निहत्थे जनता पर 1600 राउंड की 10 मिनट तक फायरिंग, 1600 राउंड की जो गोली 10 मिनट तक निहत्थे जनता पर चलाना शुरू कर देते, जिसमें बूढ़े, बच्चे, औरतें, लोग जो वहाँ प्रदर्शन करने नहीं आए थे वो लोग भी घायल हो जाते। सारे जो निर्दोष थे वो निर्दोष भी, भारतीय जो निर्दोष थे वो भी क्या हो जाते हैं, उनको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। इस घटना को ही इतिहास में हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं। सरकारी आंकड़ों में लगभग क्या दिखाया गया कि 389 लोग ही मरे हैं,
सरकारी आंकड़ों की रिपोर्ट से लगभग 390 या 389 के करीब लोग मरे हैं, लेकिन वास्तविकता क्या थी जिसको छुपाया गया? हजारों से ज्यादा लोग अपने प्राण की आहुति दे दिए। निर्दोष बच्चे, बूढ़े, जिनका कोई कसूर नहीं था, उस निहत्थे जनता पर 1600 राउंड की 10 मिनट तक लगातार फायरिंग की गई। जिनके पास बचने के ना तो हथियार थे ना तो जगह, चारों तरफ से गेट को घेर लिया गया, निहत्थे जनता पर फायरिंग करना शुरू किया गया। जलियांवाला बाग में यदि आप जाओगे तो वहां पर एक कुआं है, जो जान बचाने के लिए उस कुआं पर भी कूद पड़े, लेकिन बच कोई नहीं पाया। बहुत कम ही लोग उसमें बचे। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 390 लगभग 390 लोग क्या हुए, उनकी मृत्यु हुई और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये रिपोर्ट बनाया गया ताकि बाहरी देश उस पर थूके नहीं, ब्रिटेन पर, कि भारत में मैंने शासन किया तो मैंने इतना बड़ा नरसंहार नहीं किया, क्योंकि जानता था कि इसकी आलोचना होगी। और इसी घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानते हैं, और पूरे विश्व में इसकी आलोचना हुई। जब पूरे विश्व में इसकी आलोचना हुई, निंदा की गई ब्रिटिश सरकार की, तब इसके जांच के लिए उसने कमेटी बनाया, जिसे हंटर कमेटी के नाम से जानते हैं। यह हंटर कमेटी कब बनाया गया था? 1919 ईस्वी में बनाया गया। यह हंटर कमेटी कब बनाया गया? 1919 ईस्वी में। किसकी जांच के लिए? जलियांवाला बाग हत्याकांड में कौन सही है, कौन निर्दोष है या कौन दोषी है, इसका पता लगाने के लिए हंटर कमेटी की नियुक्ति की गई। और आपको मालूम है, उस हंटर कमेटी ने माइकल ओडायर को निर्दोष बताया, कहा कि वो सेल्फ अपनी रक्षा के लिए उसने ऐसा काम किया है और कानून का पालन करने के लिए उसने ऐसा काम किया है। और उसको क्या बना दिया गया? उसको निर्दोष कर दिया गया। तो भारत में भी जो भारत के वरिष्ठ नेता थे, इसकी कटु आलोचना किए, और उन्होंने ने इसकी जांच मोहन मालवीय के नेतृत्व में यह जांच कमेटी क्या किया गया, बनाया गया, और जिसमें माइकल ओडायर को निर्दोष पाया गया। लेकिन स्थिति क्या थी? ब्रिटिश सरकार माइकल ओडायर को संसद बुलाती है, और संसद बुलाकर उसको क्या देती है? तलवार देती है। ले बेटा, ठीक दिया, ठीक किया, तुम काट के आया है। और कुछ $1 सा भी देती है, सोने का तलवार, और उसको शेर का उपाधि देती है। उसको लॉयन कहा जाता वहां पर, तुम शेर हो। जो साला कुतवा था वो शेर बन गया, जो निर्दोष जनता पर क्या करने लगा? फायरिंग करने लगा। जो कुत्ता से भी नहीं था वो शेर बन गया, उसको शेर का उपाधि वहां पर दिया है, तुम लॉयन हो। उस समय उन भारतीयों को एक डंडा भी दे देता ना, तो कौन शेर था कौन कुत्ता था मालूम चल जाता। लेकिन स्थिति क्या थी? कुछ भी। यह घटना भारतीयों को झंझोर कर रख दिया। जहां रॉलेट एक्ट भारतीयों की क्रांतिकारी मनोभाव को दबाने आया था, इस घटना ने क्रांतिकारी गतिविधियों को और बढ़ा दिया, सबके हृदय में अपने देश प्रेम की भावना को जगा दिया, और राष्ट्रीय चरित्र की भावना के साथ लोग जोर शोर से प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसी जलियांवाला बाग में एक लड़का जीवित बचा था, जो सारा घटना को देखा था अपने आंखों से, अपने सामने, अपने परिवारजनों को, अपने परिवारजनों को मरते हुए देखा अपने आंखों के सामने। और वो कसम खाता है उस मिट्टी में कि इस घटना के पीछे जो भी कोई रहेगा उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में वह सबसे बड़ा हीरो बनकर तैयार हुआ। जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड का विलन था माइकल ओडायर, उसी जलियांवाला बाग हत्याकांड का हीरो था उधम सिंह। यह घटना 1919 में होती है, और उधम सिंह 1940 में
पहुंच जाते हैं ब्रिटेन और वहां पर जाकर जो निर्दोषों पर गोलियां चलाई थी उसकी हत्या करके और अपने संकल्प को पूरा करते। तो कहां पहुंच गए उधम सिंह? 1940 में ब्रिटेन गए। ब्रिटेन में कैक्सटन हॉल था, वहां पर जाते हैं। कैक्सटन हॉल में जाते हैं और वहां पर मालूम करते हैं कि कौन है माइकल ओडायर। तो बोलता हम है माइकल ओडायर। पूछते हैं तो बूढ़ा हो चुका था, तो पहचान में तो जानते थे कि माइकल ओडायर के पीछे, और उसी खोज में पहुंचे थे। वहां पर ब्रिटेन गए, ब्रिटेन के जो कैक्सटन हॉल था वहां पर पहुंचे। बोलते कौन है माइकल ओडायर? तो हम माइकल ओडायर लाभ है। हाँ तो तू है साला तू। और वहां से पिस्तौल निकालते हैं और पिस्तौल में जितनी सारी गोलियां रहती उस सीने पर उतार देते हैं और कहते हैं कि मैंने अपनी देश में निर्दोषों के ऊपर जो हत्या होती उसका बदला मैंने पूरा किया और तुम्हारे जैसे गद्दारों को सजा देने के लिए ही मैं ब्रिटेन पहुंचा था। वहीं पर गोली मारकर वहीं ब्रिटेन में ही उनको फांसी की सजा हो जाती है और अपने संकल्प को पूरा करते हैं। 1940 में जाकर उस माइकल ओडायर की छाती पर सारी गोलियां रौंद डालते हैं। तो ये घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जाना। अब इस घटना की एक और मुख्य बिंदु समझ लीजिए कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या थी उसको थोड़ा सा समझेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पूरे भारत में इस हत्याकांड की घोर निंदा की गई और बंगाल के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे वरिष्ठ, सबसे महान उपन्यासकार, साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने अपनी सर और नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी? लौटा दी। गांधी जी ने हिंद की उपाधि क्या किए? उन्होंने उसको लौटा दिए। ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने उस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद प्रतिक्रिया अपने दिए और उस घटना को भारतीयों ने अपने दिल में समा के रखा और अपने दिल में देश के प्रति भावना को जगाकर अंग्रेजों को छक्के से छक्के छोड़ाने की चेष्टा की। तो आपको क्लास कैसा लगा? यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना हो सके सब्सक्राइब करने की चेष्टा कीजिएगा।